हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आप लोगों को बहुत सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बन के तैयार हो चुका है। आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा। रिवीजन पे मैं बहुत जोर देती हूँ क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का आपका पहला प्रश्न है, क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थरों पर रगड़ने से ही आते हैं। निम्न में से यह वाक्य किसका है? बताएंगे बच्चा लोग। शानदार कथन है और आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है कि क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आते हैं। निम्न में से यह वाक्य किसका है? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या चंद्रशेखर आजाद? बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। भगत सिंह। क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थरों पर रगड़ने से ही आते हैं। यह कथन भगत सिंह का है। शानदार स्टेटमेंट दिया है भगत सिंह जी ने। अगला देखिए, साइमन कमीशन का गठन निम्न में से किस अधिनियम की जांच के लिए किया गया था? साइमन कमीशन का गठन कौन से अधिनियम का जांच पड़ताल करने के लिए किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 1909, दूसरा 1919, तीसरा 1935 और चौथा है कोई नहीं। आपके सामने है ऑप्शन 4 और आपको बताना है कौन से अधिनियम की जांच करने के लिए आपका साइमन कमीशन बनाया गया था। और आप सभी को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि 1919 का जो अधिनियम है इसी की जांच के लिए बनाया गया था। बात ये हुई थी कि 1919 की अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष बाद यानी कि 1929 में एक आयोग बनाया जाएगा जो इस अधिनियम की जांच करेगा कि इसमें क्या कमियां हैं, भारतीयों के लिए सूटेबल है या नहीं, कौन से संशोधन होने चाहिए, क्या इसमें और शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन ये समय से पहले ही भारत आ गया था, 27 में ही गठित हो गया, 2 साल पहले ही, इसीलिए इसका विरोध हो गया था। आप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है? 1919। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रियासत सदस्यों की संख्या साइमन कमीशन में कितनी थी? आपको बताना है कितने भारतीय सदस्य आपके साइमन कमीशन में शामिल थे। 3, 4, 2 या एक भी नहीं। आपको पता है साइमन कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन की अध्यक्षता में 7 सदस्य थे और इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था। 2 रीज़न था इसके विरोध का। पहला कि ये 2 साल पहले क्यों गठित हुआ, 29 में होना चाहिए था। दूसरा, इसमें टोटल अंग्रेज हैं, एक भी भारतीय नहीं है। जब ये भारतीयों के लिए बनाया गया है, भारतीयों की व्यवस्था के लिए बनाया गया है, भारतीयों की सुख सुविधा के लिए बनाया गया है, तो इसमें एक भी भारतीय क्यों नहीं है? अंग्रेज कैसे जानेंगे कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं? तो ये 2 बड़ा रीज़न था। सबसे बड़ा रीज़न तो उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। अगला देखिए, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 27 दिसंबर 1927, 3 फरवरी 1928, 3 दिसंबर 1930 या 11 दिसंबर 1930? बताएंगे बच्चा लोग, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि इसकी नियुक्ति करनी थी 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही इसको 27 में बना दिया गया। और ये भारत कब पहुंचा है? 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और फिर इसको काले झंडे दिखाए गए, जरा जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, जिसमें लाहौर में प्रदर्शन के दरमियान लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज के दरमियान मृत्यु हुई और सैंडर्स की हत्या किया आपके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने, जिसके लिए उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। ये पूरी लंबी चौड़ी श्रृंखला यहाँ से बनती है। अगला देखिए, क्रांतिकारी संस्था एवं उनके संस्थापक के संबंध में कौन सा कथन है जो सही है? एक तरफ है आपके क्रांतिकारी संगठन, दूसरी तरफ है उनके संस्थापक। आपको बताना है कौन सा है जो सही है। तो बच्चा लोग, क्या है आपके हिसाब से सही? काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने की है, हमने पहले पढ़ा है।
भारतीय गणतंत्र सेना सूर्य सेन ने बनाया था। भारतीय गणतंत्र सेना इंडियन इंडिपेंडेंट आर्मी सूर्य सेन ने बनाया था, जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। युगांतर बीके घोष का है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका नेक्स्ट जो है चौथा, भूपेंद्र नाथ दत्ता। भूपेंद्र नाथ दत्ता का यहाँ पे होना चाहिए था भारतीय भूपेंद्र नाथ दत्ता और जो बीके घोष हैं, ये दोनों लोग एक ही में हैं बच्चा लोग। और आपका चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे आपके युगांतर से बीके घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता दोनों लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अंग्रेज काकोरी कांड को काकोरी कांड कहते हैं, जबकि वो तो एक घटना थी। अपनी गलतियों को ये लोग घटना बताते हैं, भूल बताते हैं, और जो भारतीय अपने हक के लिए अच्छा काम करते हैं उसको ये लोग कांड का नाम दे देते हैं। अगला देखिए, समाचार पत्रिका वह पुस्तकों और उनके प्रकाशक एवं लेखकों के संदर्भ में कौन सा है जो सही है। आपको बताना है समाचार पत्रिका व पुस्तकें एवं उनके प्रकाशकों एवं लेखकों के बारे में कौन सी बात है जो सही है। शानदार प्रश्न बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है संध्या, क्या इसके प्रकाशक मुखदाचरण थे। मुखदाचरण थे। दूसरा है वंदे मातरम, क्या ये अरविंद घोष का है। तीसरा है बंदी जीवन, क्या ये सचिंद्र नाथ सान्याल का है। चौथा है बम मैनुअल, क्या ये PN वापटा का है। और पांचवा है कि उपरोक्त सभी सही हैं। आपको बताना है कि कौन सा है जो समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकें और उनके प्रकाशक एवं लेखकों के संदर्भ में सही है। एक तरफ आपके पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ उनके समाचार के संपादक और लेखक हैं। आपको बताना है क्या है जो सही है। तो निश्चित ही बच्चा लोग सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, याद कर लीजिएगा। संध्या इसके मुखदा चरण हैं, और वंदे मातरम के अरविंद घोष, बंदी जीवन बहुत इंपॉर्टेंट सचिन नाथ सान्याल, और बम मैनुअल PN वापटा। उपरोक्त सभी बातें सही हैं। अगला देखिए, नेहरू रिपोर्ट निम्न में से कब पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था। 1927 में, 1928 में, 1929 में या 1930 में। बताएंगे बच्चा लोग, आपके सामने है ऑप्शन, कौन सा है जो सही हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था, आपको ये बताना है। तो आपका जो सही है वो है आपका 1928 ईस्वी। आपको मैंने बताया था लॉर्ड बर्कनहेड ने चैलेंज किया था। लॉर्ड बर्कनहेड ने क्या किया था, चैलेंज किया कि अगर आप सभी लोग सर्वसम्मति से एक संविधान बनाते हैं तो हम उसको मंजूरी दे देंगे, क्योंकि लॉर्ड बर्कनहेड को पता था कि ये संभव ही नहीं है। इतनी सारी पार्टियां हैं, इतने सारे लोगों के मतभेद हैं, ये लोग नहीं एक हो सकते। लेकिन आपके मोतीलाल नेहरू ने इसको चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक संविधान या प्रारूप बनाया, जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट, और ये बनाने में काफ़ी सफल भी रहे। लेकिन बर्कनहेड इस पर भी तैयार नहीं हुए। हालांकि इसमें डोमिनियन स्टेट की बात इन्होंने की थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसको समर्थन नहीं दिया। नेहरू रिपोर्ट का विरोध कौन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विरोध किसने किया था। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसमें स्वराज की बात नहीं की गई थी, डोमिनियन स्टेट की, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये ठीक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, 1928। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। आपके सामने घटनाएं हैं और कूट हैं, आपको बताना है कौन सा है जो सही क्रम में लगा हुआ है। नेहरू रिपोर्ट है, साइमन कमीशन का गठन है, जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग है, और लाहौर अधिवेशन है। ए में है, यानी कि पहले में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरे में है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तीसरे में है दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। और चौथे में है तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। आपके सामने कूट भी है और आपके सामने ऑप्शन भी है, आपको इनको क्रम में लगाना है बच्चा लोग। बेहद इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, आयोग ने इसको बार बार पूछा हुआ है, तो आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। सबसे पहले क्या हुआ है, साइमन कमीशन का गठन हुआ है 1927 में, आपने अभी पढ़ा। नेहरू रिपोर्ट आपने देखा 1928 में आया है, और इसी के विरोध में जिन्ना ने भी अपना
14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर दिया था। तो आप देखेंगे ये भी इसके बाद की घटना है। 28-29 में इन्होंने इसके विरोध में किया और 29 में आपने देखा था आपका 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, यानी कि सबसे लास्ट में आपका लाहौर अधिवेशन होगा। पहले आपका साइमन कमीशन आएगा, फिर इसको चैलेंज करेंगे जब यहाँ के लोग, तो बर्किनहेड ने यहाँ के लोगों को चैलेंज किया और फिर नेहरू रिपोर्ट आया। नेहरू रिपोर्ट को चैलेंज किया जिन्ना ने और 14 सूत्रीय मांग आई और फिर लाहौर अधिवेशन हुआ। पूर्ण स्वराज की बात हमने करी। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में घोषित किया। लाहौर 1929, कोलकाता 1928 या कराची 1931 या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने है ऑप्शन और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। लाहौर अधिवेशन 1929 जो रावी नदी के किनारे हुआ था, यहाँ पे स्वराज को पूर्ण लक्ष्य घोषित किया गया कि अब स्वराज से नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये बात भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट तथ्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। आपको बताना है भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में कौन सा दिन माना जाता है। कौन सा दिन माना जाता है। 26 जनवरी 1929, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1900 आपका 30 या 26 जनवरी 1931। बताएंगे बच्चा लोग। शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आयोग ने इसको कई बार पूछा है। हमने अभी बात करी है कि रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि अब हम हर वर्ष 26 जनवरी को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस। और उसके अगले साल यानी कि 1930 से ही 26 जनवरी 1930 से पहली बार ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तब से लेकर आज तक हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता मतलब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। घोषणा 29 में की गई लेकिन मनाना 30 से शुरू हुआ है। ये तथ्य याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्न घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। फिर आपके सामने है कूट और ऑप्शन और सारे बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट हैं, तो आप लोग बहुत आसानी से इनको लगा सकते हैं क्रम में। पहला है पूर्ण स्वराज, दूसरा है गांधी की 11 सूत्रीय मांगे, तीसरा है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा है दांडी मार्च। आपको इसको क्रम में लगाना है। चलो क्या है जो सही क्रम हो जाएगा। पहले में दे रहा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरे में दे रहा है आपका चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तीसरे में है तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। और चौथे में है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। आपने कूट को देख लिया है। अब आप ऑप्शन को देख लीजिए और फिर बताइए कौन सा है जो सही क्रम में लगा है। तो आप सभी को पता है पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई है। 1929 में की गई, अभी बात हुई। गांधी जी की 14 सूत्रीय मांगे 1930 की घटना है, 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपका 1931 की घटना है और दांडी मार्च भी आपका 1931 की घटना। हालांकि इसको 1930 ही मानिए क्योंकि आपका जो दांडी मार्च है यहीं से शुरू हुआ था ये आंदोलन। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ये क्रम में लगी हुई है सारी चीज़ें। तो ये याद रखिएगा। पहले आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है, उसके बाद आपका दांडी मार्च शुरू हुआ है। तो इसलिए ये सारे आपके क्रम में हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च का प्रारंभ निम्न में से कब किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी मार्च से ही किया गया था। तो जो आपका दांडी मार्च है ये कब शुरू हुआ, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 30 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1930, 30 मार्च 1930 या 12 अप्रैल 1930। बताएंगे चलो क्या है जो सही हो जाएगा। शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा क्योंकि ये पीसीएस में भी कई बार आया हुआ है और टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो सही है, आप सभी को पता है 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च गांधी जी ने शुरू किया और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है।
गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के तहत यात्रा का आयोजन कहाँ से कहाँ तक किया था? गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह किया उसमें जो उन्होंने यात्रा किया वो कहाँ से कहाँ तक का किया था? पहला कह रहा है साबरमती से दांडी, दूसरा कह रहा है खेड़ा से दांडी, तीसरा कह रहा है अहमदाबाद से भुज और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चा, देखिए आयोग का पूछा हुआ है, आपके सारे जो आयोग के पूछे हुए हैं वो सारे मैं आपको करवा दे रही हूँ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हों। तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको यहाँ से बहुत मदद मिलने वाला है। तो आपका जो सही है वो है आपका साबरमती से दांडी। साबरमती से लेकर के दांडी तक का जो यात्रा है ये कहलाता है आपका नमक सत्याग्रह यात्रा। अगला देखिए, दांडी मार्च या दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ यात्रा को संपन्न किया था? देखिए ये भी आपका आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये जो यात्रा संपन्न किया गांधी जी ने साबरमती से लेकर दांडी तक, ये कितने लोगों के साथ किया था या कितने अनुयायियों के साथ किया था? पहला है 72, दूसरा है 76, तीसरा 78 और चौथा है 82। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो सही हो जाएगा? कितने लोगों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था गांधी जी ने या संपन्न किया है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, 78 लोगों के साथ गांधी जी ने दांडी मार्च को संपन्न किया था। साबरमती से दांडी तक की यात्रा को गांधी जी ने कितने दिनों में पूर्ण किया था? लीजिए ये भी आयोग ने पूछ लिया हुआ है कि साबरमती से जो दांडी तक की यात्रा थी गांधी जी ने उसको 78 लोगों के साथ कितने दिन में कंप्लीट किया? 24 दिन, 34 दिन, 44 दिन या 54 दिन? बताएंगे बच्चा लोग, ये भी देखिए आयोग का पूछा हुआ है, इसलिए आप सभी को पता होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 24 दिनों में 78 व्यक्तियों के साथ उन्होंने दांडी तक की यात्रा को पूरा किया था। ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 मार्च को शुरू किया, 6 अप्रैल को इन्होंने ये कंप्लीट कर दिया था। लीजिए आगे अगला क्वेश्चन भी, गांधी जी द्वारा नमक कानून को निम्न में से कब तोड़ा गया था? ये भी देखिए आयोग ने पूछा है, शुरू कब किया, कितने किलोमीटर का था, कितने लोग थे, कहाँ से कहाँ किया और कब कंप्लीट किया और उसको तोड़ दिया था? आपके सामने ऑप्शन 30 मार्च 1930, 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 या आपका 20 अप्रैल 1930। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा? ये तो मैंने लीक कर दिया है आप सभी के लिए, तो क्या हो गया है, 12 मार्च से चल के आपका 6 अप्रैल को उन्होंने कानून को तोड़ दिया था, नमक कानून को तोड़ दिया। एक मुट्ठी नमक का मतलब हाथ में ले करके, कहीं कहीं देता है गांधी जी ने नमक बनाया था, उन्होंने बनाया नहीं था, बस उन्होंने एक मुट्ठी नमक को अपने हाथ में लिया और कानून को तोड़ दिया था। तो 12 मार्च इसको शुरू किया और जो है 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगर 6 अप्रैल ऑप्शन में ना हो तो 5 भी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में क्या शामिल था? पहला कह रहा है कानून, आंदोलनों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार। दूसरा कह रहा है भू राजस्व लगान तथा अन्य करों की अदायगी पर रोक। तीसरा कह रहा है विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों तथा सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी सही हैं। बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में क्या शामिल है या क्या सही है? सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ हम आपकी अवज्ञा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। कानूनों, अदालतों, सरकारी विद्यालयों, यहाँ पे है अदालतों आंदोलन हो गया, अदालतों हैं, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी समारोहों का बहिष्कार, भू राजस्व लगान तथा अन्य करों की अदायगी पर रोक, विदेशी वस्तुओं और कपड़ा तथा सरकारी नौकरियों का बहिष्कार। उपरोक्त सभी चीज़ें सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल थी, याद रखिएगा। अदालतों है बच्चा लोग, अदालतों है। अगला देखिए, सीमांत गांधी के नाम से निम्न में से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और इसका उत्तर मेरे सभी बच्चों को पता होगा। सीमांत गांधी के नाम से कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हैं? महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान या सरदार वल्लभ भाई पटेल? आपके सामने है ऑप्शन और आपको बताना है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन सा व्यक्ति है जो प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी को पता है कौन हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। खुदाई, खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक कौन हैं?
ये क्वेश्चन भी देखिए पीसीएस और अन्य एग्ज़ाम में पूछा गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद इकबाल, चंद्र सिंह गढ़वाली या मोहम्मद अली जिन्ना खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक कौन है बच्चा लोग? बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है खुदाई खिदमतगार, कभी कभी पूछ लेता है आपका लाल कुर्ती आंदोलन। तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी और फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने निम्न में से किसे मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी? शानदार प्रश्न है, आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों ने निम्न में से किसे मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या मोहम्मद रफ़ी? बताएंगे बच्चा लोग। शानदार प्रश्न और आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे क्या सही है। वही सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, लाल कुर्ती आंदोलन और खुदाई खिदमतगार के जनक, इन्हीं को कहा जाता था मलंग बाबा, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा के थी, इसीलिए इनको कहा जाता था सीमांत गांधी। अगला देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से कौन है जो भाग नहीं ले रहे हैं? आपको ये बताना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया मलंग बाबा। अच्छा नहीं, यहाँ पे बच्चा लोग इसको याद रखिएगा, आपका गांधी जी को कहा गया है मलंग बाबा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया खान अब्दुल गफ्फार खान, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। यहाँ पे महात्मा गांधी को सही कर लीजिएगा, महात्मा गांधी, चूँकि इन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, तो निश्चित ही इनके अनुयायी किसको ज़्यादा महत्व देंगे? तो महात्मा गांधी को। इसको ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी होंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा जा रहा था, क्योंकि महात्मा गांधी कुछ ऐसे ही ड्रेस पैटर्न में रहते ही थे कि लोगों ने इनको इस तरह की उपाधि दी थी। अगला देखिए बच्चा लोग, कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया? इसमें से कौन है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं? पहला कह रहा है मुस्लिम लीग, दूसरा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और नेक्स्ट है हिंदू महासभा, और चौथी है रियासतों के राजा या शासक। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया है बच्चा लोग? ये आपको बताना है, और आपके हिसाब से क्या है जो कि सही हो जाएगा। तो ये तो आप सभी को पता है कि कौन भाग नहीं ले रहे हैं। तो आपका जो भाग नहीं ले रहा वो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, और वो था द्वितीय या सेकंड, प्रथम में शामिल नहीं हुए थे। और द्वितीय में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? महात्मा गांधी ने किया था। अगला देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन निम्न में से कब आयोजित किया गया था? शानदार प्रश्न है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक, 10 नवंबर 1930 से 10 दिसंबर 1930 तक, 10 दिसंबर 1930 से 10 जनवरी 1931 तक, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा है बच्चा लोग जो सही हो जाएगा? देखिए आयोग का पूछा हुआ है, इसलिए आप लोगों को इसको गंभीरता से याद रखना है। आप लोगों को इसीलिए रिवीजन करने को कहती हूँ, क्योंकि चीज़ें भूल जाती हैं। तो आपका पहला बिल्कुल सही है, 12 नवंबर से लेकर के आपका 13 जनवरी 1931 तक चला था, यानी कि नवंबर 30 से शुरू हुआ है और आपका जनवरी 1931 तक चला है। लगभग आपका 2 महीने का ये सम्मेलन चला था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। गांधी इरविन समझौता निम्न में से कब हुआ? गांधी इरविन समझौता विथ डेट पूछा हुआ है बच्चा लोग, देखिए आपके सामने है ऑप्शन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? पहला ऑप्शन है 30 नवंबर 1930, दूसरा 5 जनवरी 1931, तीसरा है 5 फरवरी 1931, चौथा है 5 मार्च 1931। बताएंगे बच्चा लोग, गांधी इरविन समझौता कौन से डेट को संपन्न हुआ था? और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को इसको याद रखना है। क्या सही हो जाएगा? 5 मार्च 1931 को ये समझौता संपन्न हुआ, और इसी समझौते के कुछ ही दिन बाद 23 मार्च 1931 को
राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दे दी गई। लोगों ने इसीलिए गांधी जी का विरोध किया कि इन्होंने जो समझौता किया था उसमें इस बात को क्यों नहीं रखा कि इन युवाओं को छोड़ दिया जाना चाहिए। और इसीलिए देखिए 5 मार्च को समझौता हो रहा और 23 मार्च को दोनों लोगों को फांसी दे दी गई थी। ये दोनों डेट आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने विवाद किए हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए चलो, गांधी इरविन समझौते की शर्तों में सही तथ्य है। गांधी इरविन समझौते के शर्तों में कौन सा तथ्य है जो सही है, यानी कि गांधी इरविन समझौते में कौन सी बातें हैं जो शामिल थी, आपको ये बताना है। पहला कह रहा है कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार होना। दूसरा कह रहा है कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार होना। तीसरा कह रहा है सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। और चौथा है समुद्र के किनारे रहने वाले निवासियों को नमक बनाने का अधिकार। पांचवा कह रहा है शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। छठा कह रहा है उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। बताएंगे चलो, गांधी इरविन समझौते में कौन सी बातें हैं जो शामिल थीं। तो आपके लिए शानदार प्रश्न है, ये सारे तथ्य याद कर लीजिएगा, ये सभी शामिल हैं। कांग्रेस को अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक करके मतलब समाप्त करना था, ये शामिल था। कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था, ये भी शामिल था। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ना था, लेकिन जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप था, जिन्होंने हत्याएं की थी, उनको नहीं छोड़ेंगे, इरविन ने साफ साफ कह दिया था। तो अगर गांधी जी इस प्रस्ताव को रखते भी तो इरविन उसको इनकार कर देते। कितनी मुश्किल से तो वो पकड़ पाए थे वो युवाओं को, वो कहाँ छोड़ने वाले थे। तो ये देखिए साफ साफ था कि जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप है उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। समुद्र के किनारे रहने वाले निवासियों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया था, बाकी लोग नहीं बना सकते थे। शराब की दुकानों पर और अन्य दुकानों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे सकते थे, चाहे शराब हो ताड़ी हो, ऐसे दुकानों पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने की अनुमति मिल गई थी। तो सभी बातें सही हैं बच्चा लोग, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ये सारे स्टेटमेंट आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा, अगर भूल जाए तो रिवीजन अवश्य करते रहिएगा। निम्न घटनाओं का सही क्रम में लगाना है। आपके सामने है घटनाएं, कूट भी है और ऑप्शन भी बताएंगे चलो कौन सा है जो सही है। पहला कह रहा है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीसरा कह रहा है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा कह रहा है पूना समझौता। आपको इनको क्रम में लगाना है और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण इवेंट हैं, तो आप लोगों को याद होने चाहिए क्या है जो सही हो जाएगा। पहले में है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। दूसरे में है चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। और आपका तीसरे में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और आपके चौथे में है कि तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। आपके हिसाब से कौन सा है जो सही क्रम की बात कर रहा है, आपको वो बताना है बच्चा लोग, कौन सा है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर सही है वो है आपका 1 2 3 4, यानी कि सभी सही क्रम में लगे हुए हैं। आपका सबसे पहले प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, फिर आपका द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। यानी कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया, गांधी जी खाली हाथ लौटे, जो स्थगित करके गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उन्होंने इसको दोबारा से शुरू कर दिया। और जैसे दोबारा शुरू किया, अंग्रेजों ने उठा के उनको जेल में डाल दिया। इसके बाद हुआ पूना समझौता, वो जेल में ही थे। और उसी समय जब आपका कम्युनल अवार्ड आया, तो उसी के दलितों के लिए जो पृथक निर्वाचन की बात अंग्रेजों ने मान ली थी, उसके खिलाफ इन्होंने अनशन कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्रम में है। पहला गोलमेज सम्मेलन शामिल नहीं हुए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए लेकिन निराश हुए। निराश होने के बाद दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और उसी समय जब जेल में थे तो पूना समझौता हुआ। तो ये सारी बातें बिल्कुल क्रम में हैं, 1 2 3 4। उम्मीद है बच्चा लोग आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों को हिस्ट्री पे कमांड बन रहा होगा। आप लोग अच्छे बच्चों की तरह रिवीजन भी कर रहे होंगे और आप लोग मेहनत कर रहे होंगे जैसा हम आपके लिए करते हैं। तो खूब मेहनत कीजिए, क्लास में उपस्थित रहिए और बिल्कुल जोश के साथ ऊर्जावान हो गई। युवा हैं आप लोग, मैं तो वृद्ध हो गई हूँ, लेकिन आप लोगों को तो एनर्जी के साथ वर्क करना चाहिए। आप लोगों को देख के मुझे एनर्जी आ जाए, ठीक ना। तो खूब मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।